सेहत कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारी मेहमान हैं बाल विकास विशेषज्ञ डॉक्टर श्रुति कुमार और आज आपसे बातचीत का विषय रहेगा ऑटिज्म कारण लक्षण और उपचार। डॉक्टर श्रुति कुमार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हमने आरंभ में ही बता दिया अपने श्रोताओं को कि हम ऑटिज्म पर चर्चा करने वाले हैं, तो एक आम व्यक्ति ऑटिज्म से क्या समझे? अगर हम बिल्कुल सिंपली हिंदी में इसका विश्लेषण करें तो इसको हम स्वमग्नता भी बोल सकते हैं। तो ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो कि होती पैदाइशी है और हमेशा रहती है। इसमें बच्चे का मेन जो प्रॉब्लम होता है वो दूसरे लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाता जी। इसको अगर हम कहें कि उसका पुअर सोशल कम्युनिकेशन होता है। तो यूजुअली जब बच्चे का पता लगता है करीब करीब 1 से 2 साल के बीच में, जब बच्चा बोलना शुरू करता है, तो ये जो ऑटिज्म के बच्चे होते हैं जब ये बोल नहीं पाते तभी पेरेंट्स को पता लगता है हाँ कुछ डिफरेंट है इस बच्चों में। लेकिन अगर हम बारीकी से देखें तो बोलने के भी पहले इन बच्चों में रिस्पॉन्स नहीं आता। तो हम अगर बात करें 6 से 8 महीने 9 महीने में बच्चे अगर नाम से बुलाओ तो अपना नाम समझ के रिस्पॉन्स देने लगते हैं। वो भी इन बच्चों में विकसित आगे तक नहीं होता। आपने बताया कि सामाजिक रूप से जुड़ने में इन्हें कठिनाई होती है और जैसे अभी आप कह रही हैं कि अपने नाम को सुनकर भी वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। और क्या प्रमुख लक्षण हो सकते हैं? अपने आप में गुम रहना। जैसे अगर हम और बच्चों के संग इनको रखते हैं तो ये अपने आप में ही खेलते रहते हैं, दूसरे बच्चों के पास कभी नहीं जाते, या अगर जाते भी हैं तो उनको देखते रहेंगे या उनके संग भागते रहेंगे, बट उनके संग इंटरैक्टिव प्ले जिसको कहते हैं वो नहीं कर पाते। दूसरी चीज आई कांटेक्ट, कि हम जैसे आपसे किसी भी सज्जन से बात करें या किसी बच्चे से बात करें तो वो हमारी तरफ बात करते समय देखता है, या नहीं भी बोलता तो हमारी तरफ देखता है, हमारी बात को सुनता है। लेकिन ये बच्चे बात भी करेंगे तो हमको आई कांटेक्ट नहीं देंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा लक्षण है कि बच्चा अपने आप में खोया हुआ है, आई कांटेक्ट नहीं दे पा रहा, नहीं बोल पा रहा है या कम बोल पा रहा है अपनी उम्र के अपेक्षा। तो हम इसको ऑटिज्म सोच सकते हैं। कई बार ऐसे बच्चे हमने देखा है कि कुछ गतिविधियों को दोहराते रहते हैं और अजीब सी इनकी दिलचस्पियां होती हैं। आप क्या कहेंगे डॉक्टर श्रुति कुमार? एक्चुअली अगर हम देखें तो जो ऑटिज्म की डेफिनेशन है, जो हम लोग का डायग्नोसिस बनता है, उसमें 2 कोर फीचर्स होते हैं। जो कोर फीचर ए होता है जिसको मैंने बताया कि सोशल कम्युनिकेशन और इंटरैक्शन नहीं होता, या सामाजिक जो मिलना जुलना है या किसी और से इंटरैक्शन है वो नहीं होता। जो कोर फीचर बी है उसमें जो आता है वो होता है रेपिटेटिव बिहेवियर, फिक्स्ड इंटरेस्ट, रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज, है ना। इसका अगर हम सिंपली मतलब देखें तो कोई चीज जैसे बार बार करना, है ना, बार बार कोई चीज कर रहा है, यानी चीजें लाइन में लगाना, या इनका जो प्ले होता है बहुत रेपिटेटिव प्ले होता है कि मैकेनिकल की ब्लॉक से खेलना, ब्लॉक्स को इधर से उधर लगाना, या इवन कलर्स दे दो तो कलर्स को लाइन में लगाना, या कभी कभी कोई रेपिटेटिव बिहेवियर स्विच ऑन ऑफ करना, या इधर से उधर घूमते रहना। तो ये एक रेपिटेटिव पैटर्न होता है। इनफैक्ट कभी कभी जैसे इकोलेलिया जो हम बोलते हैं, दैट इज रेपिटेटिव लैंग्वेज। मतलब जैसे हमने उनसे पूछा कि आपका नाम क्या है, तो वो नाम ना बता के, अगर वो बोल भी सकते हैं तो वो वही चीज रिपीट कर देंगे, आपका नाम क्या है। तो इसको हम इकोलेलिया या रिपीटेटिव लैंग्वेज बोलते हैं। दूसरी चीज मैंने बोली रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट। तो उनका जो फोकस होता है बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड होता है। कई बार इतना ज्यादा होता है, सपोज हमने गाड़ी दी तो वो पूरे ऑब्जेक्ट से नहीं खेलते, उस ऑब्जेक्ट के किसी पार्ट में फोकस हो जाता है। तो यानी गाड़ी दी तो क्योंकि उनको मूवमेंट बहुत पसंद होता है तो कई बार गाड़ी उल्टा करके पहियों से खेलना शुरू कर दिया, ये केवल स्टीयरिंग व्हील से कर दिया। कई बार पेरेंट्स आके बताते हैं कि बच्चा हमारा, हमें लगता है जैसे इंजीनियर बनेगा, उसको मैकेनिकल बहुत पसंद है, हर चीज को खोल के, पेज खोल के इधर से उधर देखेगा। इसको कहते हैं एक पर्टिकुलर चीज में फिक्सिटी हो जाती है। दूसरा उनको रिजिडिटी, जैसे कई बच्चों को एक उनकी दिनचर्या है, अगर वो दिनचर्या में बदलाव आ जाए तो पसंद बिल्कुल भी नहीं। उनको 4 बजे अगर दूध चाहिए तो 4 बजे घड़ी से मिला के दूध चाहिए ही चाहिए। या अगर मान लीजिए स्कूल जाते हैं, वो किसी पर्टिकुलर रास्ते से स्कूल जाते हैं, तो अगर आपने रास्ता चेंज कर दिया तो उनको बिल्कुल टॉलरेट, वो चाहेंगे उसी रास्ते से जाओ। या कई बच्चे कंप्लेन करते हैं कि घर में चादर है या कोई भी चीज है, जहां जो चीज है वैसी होनी चाहिए। चादर अगर सिकुड़ भी जाएगी ना, जब तक वो सही नहीं कर लेंगे तो उनको
तसल्ली नहीं होगी, तो ये रिजिडिटी में आता है। तो रिस्ट्रिक्टेड पैटर्न्स, रेपिटेटिव बिहेवियर्स एंड रिजिडिटी, दैट इज द कोर फीचर बी। तो जब हम ऑटिज्म डायग्नोसिस बनाते हैं तो कोर फीचर ए और कोर फीचर बी जब दोनों होते हैं तभी हम इसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं। हमने अक्सर देखा है बच्चों को जो बहुत देर से बोलना शुरू करते हैं, और ऐसा भी कहा जाता है कि सीखने की जो क्षमता है वो भी कम होती है। तो क्या ये ऑटिस्टिक बच्चे कहलाएंगे? ऐसा नहीं है, दो अलग अलग चीजों पे बात करी है आपने। पहली चीज है देर से बोलना, है ना, जिसको हम कहते हैं स्पीच एंड लैंग्वेज डिले, है ना। पहली चीज तो ये समझना बहुत जरूरी है कि स्पीच और कम्युनिकेशन दो अलग अलग चीजें हैं। स्पीच में केवल हम जिसे बोलते हैं, है ना, लेकिन अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो हम बिना बोले भी कई बार बच्चे इशारों से अपनी बात कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिसके लिए उनको वर्बल स्पीच की जरूरत नहीं है, है ना। तो अगर हम स्पीच डिले की, जैसे बच्चा देर में बोल रहा है, तो हमें बाकी चीजें उसकी एनालाइज करनी पड़ती हैं। जैसे हमने कहा कि उसका कम्युनिकेशन कैसा है, तो स्पीच डिले के बहुत कारण हो सकते हैं। कई बच्चे मेरे पास आते हैं 3, 3.5, 2.5 साल के, जो बच्चे सुन नहीं पाते। तो अगर बच्चा सुन नहीं पाता तो वो बोल भी नहीं पाएगा। तो वो बोल तो नहीं पाते, लेकिन उनका आईक्यू अच्छा होता है, उनकी समझ अच्छी होती है, अंडरस्टैंडिंग। तो अगर इशारों से वो सब कुछ अपनी बात बता पाते हैं, और आप भी उनसे इशारों में बात करोगे तो आपकी बात भी फॉलो कर पाएंगे। दूसरा जो स्पीच डिले का कारण होता है कि बच्चे की टोटल डेवलपमेंट ही डिले हो, जैसे उसका चलना, बैठना, फिर उसका समझना, उसका स्पीच, है ना, सभी कुछ डिले है, जिसको कहते हैं हम ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले। तो उन केसेस में भी स्पीच डिले हो सकता है, लेकिन उसमें साथ साथ और भी चीजें होंगी कि चलना, तो वो भी एक स्पीच डिले का कारण है। तीसरा एक बच्चा होता है जिसमें केवल एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिले बोलते हैं, मतलब वो समझ तो पूरा है उसको, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा, या बोलना चाह नहीं रहा, या एक्सप्रेस नहीं कर रही अपनी बात। तो वो भी इशारे से बात करेगा और आप उससे बात करो तो सब कुछ समझेगा, लेकिन बस बोल नहीं रहा। जिसको ज्यादातर, जैसे हमने अपने घर में सुना है, हमारी दादी या हमारे, कि उसके पापा भी लेट बोले थे, इसकी मम्मी भी लेट बोली थी, तो ये भी बोलेगा। तो वो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिले होता है। ये जो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिले होता है उसमें ज्यादातर स्पीच थोड़ा सा लेट आके आ सकती है, बट इन बच्चों को भी हमें एड्रेस करना जरूरी है, क्योंकि इनमें से जो प्योर एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिले होते हैं, जिनमें बाकी कुछ भी नहीं है, ऑटिज्म भी नहीं है और डेवलपमेंटल डिले भी नहीं है, लेकिन इनमें से भी जो डेटा कहता है 40% बच्चे इस तरह के आगे चल के उनको स्कूल में लर्निंग डिसेबिलिटी के चांसेस होते हैं। इसलिए इन बच्चों को भी एड्रेस करना, इनको भी जल्दी से जल्दी स्पीच आना, उसको प्रमोट करना बहुत जरूरी है। फिर चौथी चीज है, ऐसे करके कई कारण हैं जो कि स्पीच डिले के हो सकते हैं। सारे स्पीच डिले ऑटिज्म नहीं होते, पहली चीज है ना। ऑटिज्म में जो मेन चीज हमें देखनी होती है कि उसका सोशल कम्युनिकेशन कैसा है, वो सोशली कैसे है, वो रिस्पॉन्स कैसे है। जी, आपने बड़े विस्तार से बताया डॉक्टर श्रुति कुमार। अब हम जानना चाहेंगे कि इन सब के पीछे कारण क्या है। ये जो ऑटिज्म के हमने लक्षण सबको बताए अभी कि ये लक्षण हो सकते हैं, और भी लक्षण अभी हैं जिन पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? जी, तो ये सबसे पहला सवाल होता है मेरे पास जब भी मैं ब्रेक थ्रू ऑफ न्यूज या डायग्नोसिस ऑफ ऑटिज्म बताती हूँ पेरेंट्स को कि कारण क्या है। पेरेंट्स का सबसे पहला अपने ऊपर एक गिल्ट जाता है कि क्या मैं कारण हूँ, क्या मेरी वजह से हुआ है, क्या मैंने बहुत टीवी दिखाया इसलिए हुआ। आजकल नया टर्म एक आ गया, वर्चुअल ऑटिज्म। सो ये सब चीजें, ऐसा नहीं होता, ये ऑटिज्म का कोई एक कारण नहीं है। पहली चीज, ये कॉम्बिनेशन है बायोलॉजिकल या जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल। तो बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसमें ऑटिज्म हो सकता है, लेकिन कोई एक 1-to-1 कारण नहीं है कि इसकी वजह से ऑटिज्म हो गया। जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें शुरू से अगर हम शुरू करें तो इवन प्रेगनेंसी के टाइम जो मदर्स को स्ट्रेस होता है वो भी एक कारण डिस्क्राइब्ड है कि उसकी वजह से ऑटिज्म हो सकता है। या फिर हम आगे मदर की प्रेगनेंसी में कुछ दवाइयां हैं जो मदर को दी जाती हैं, या जब डिलीवरी हुई तो उसमें बच्चा अगर रोया नहीं, या सिजेरियन में, इन सब चीजों में, या मदर की एज एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, फादर की एज एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, ये सब कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो रिस्क फैक्टर्स हैं ऑटिज्म के। दूसरी चीज, अगर हम इन्वायरमेंटल की बात करें तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, एडल्ट्रेशन जो आजकल हो रहा है, ऑफ कोर्स स्क्रीन टाइम जो कि आजकल बहुत ज़्यादा जिसके बारे में बात की जाती है, ये सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। लेकिन अगर हम चाहें कि हम पता करना चाहते हैं कि हाँ ऑटिज्म का क्या है, क्या एग्जैक्ट कारण है, तो
हम ऐसा कह सकते हैं कि करीब अगर हम लिटरेचर देखें 400 से ज़्यादा जीन्स हैं जो कि ऑटिज्म के संग एसोसिएशन जिनका देखा गया है, लेकिन ये केवल वो जीन्स हैं जिनका डाटाबेस हमारे पास है। ऐसे बहुत सारे जीन्स होंगे जिनका हमारे पास डाटाबेस नहीं है, जो हमें पता ही नहीं है। लेकिन डेफिनेटली अगर एक बच्चे को ऑटिज्म है तो अगर हम दूसरी प्रेगनेंसी में देखें तो अगर हम टोटल और इंडियन सिनेरियो देखें तो 1 in 100 एक मोटा मोटा जो डाटा है 1 in 100 बच्चों को रिस्क है, यानी 1% प्रेवलेंस है ऑटिज्म की कम्युनिटी में। लेकिन अगर हम कहते हैं कि एक सिबलिंग को है तो दूसरे बच्चे को होने के चांसेस इससे 2 से 10% ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा चीज़ लड़कों में ज़्यादा होता है, 3:1 रेशियो है। अगर 3 लड़कों को है तब 1 लड़की को होगा। अगर हम ट्विंस की बात करें तो अगर आइडेंटिकल ट्विंस हैं तो 60%, अगर एक बच्चे को है तो 60% चांसेस हैं कि दूसरे ट्विन को भी हो जाएगा, या अगर ऑटिज्म नहीं भी है तो उसको स्पीच डिले होगा। तो ये सारे फैक्टर्स शो करते हैं कि जेनेटिक्स एक बहुत बड़ा कारण है ऑटिज्म का। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि हमको सारे जीन्स हमें पता है, अगर हम जेनेटिक टेस्ट कराएंगे तो हमें 100% पता लग जाएगा। करीब करीब 30% यील्ड होती है जेनेटिक टेस्ट की, जिसमें हमें कारण पता लग सकता है। जी, तो किस तरह से हम स्थापित कर सकते हैं, क्या ऐसी जांचें हैं जो ये साबित करेंगी कि कोई बच्चा ऑटिस्टिक है? तो जैसे हमारे को मलेरिया या टाइफाइड होता है तो हम ब्लड टेस्ट करा लेते हैं, तो ऑटिज्म का ऐसे कोई ब्लड टेस्ट तो नहीं होता है ना। जो हमारा DSM-5 है, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिक मैनुअल ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, वो एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ले करता है, उससे हम डायग्नोसिस करते हैं। इसके लिए स्टैंडर्डाइज साइकोलॉजिकल टूल्स होते हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट यूज करते हैं। हम लोग एज ए डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन भी इसमें ट्रेंड होते हैं, जो कि सारे DSM के क्राइटेरियाज देख के क्वेश्चनर्स होते हैं प्लस ऑब्जर्वेशंस होते हैं। तो बच्चे को ऑब्जर्व करके प्लस क्वेश्चनर्स पेरेंट्स से फिल करवा के उसकी स्कोरिंग करते हैं और उससे डायग्नोसिस ऑफ ऑटिज्म बनता है। तो इलाज क्या है डॉक्टर श्रुति कुमार? तो अगर मैं कहूँ कि ऑटिज्म, जैसे मेरे पास पेरेंट्स का सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्या मेरा बच्चा नॉर्मल हो जाएगा, तो ऑटिज्म क्योरेबल नहीं है, ये लाइफ टाइम डिसऑर्डर है। लेकिन जब हम बात करते हैं अर्ली इंटरवेंशन की, छोटे बच्चों की, तो ये बहुत इम्प्रूव हो जाते हैं। करीब करीब 40 से 50% ऐसे बच्चे हो जाते हैं जो कि बोल सकते हैं, अपने नॉर्मल स्कूल जा सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, और करीब करीब 50-60% बच्चों की IQ जो होती है या तो नॉर्मल होती है या इवन अबव नॉर्मल होती है। तो उन बच्चों को शुरू में जो फर्स्ट 5 ईयर्स होते हैं, जो बच्चे के डेवलपिंग ईयर्स होते हैं, वो एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी होता है। अगर उसमें इन बच्चों का इलाज या मैनेजमेंट करें, या अर्ली इंटरवेंशन जिसको हम बोलते हैं, तो हम डेवलपमेंटल ट्रैजेक्टरी ही बच्चों का चेंज कर सकते हैं। तो इसमें डॉक्टर्स की भूमिका और खास तौर से पेरेंट्स की, अभिभावकों की क्या भूमिका आपको नजर आती है? तो हमें ना हैंड होल्डिंग करनी होती है पेरेंट्स से। जब हम हैंड होल्डिंग करेंगे तभी इन बच्चों में इम्प्रूवमेंट आता है। ना तो हम अकेले काम करने से कुछ होगा, ना पेरेंट्स को गाइडेंस के बिना इतना इम्प्रूवमेंट आएगा। और इसमें डॉक्टर्स मेरे संग संग एक पूरी मल्टीडिसिप्लिनरी टीम होती है जो कि इन बच्चों के हर एस्पेक्ट पे काम करती है। अलॉन्ग विद दैट हम पेरेंट एम्पावरमेंट करते हैं, पेरेंट्स को सिखाते हैं कि उनको घर पे क्या क्या काम करना है, क्योंकि बच्चा हमारे पास तो 1 घंटा 2 घंटा बस रहता है ना। पेरेंट्स के पास तो बाकी 23 घंटा 22 घंटा रह रहा है। तो अगर हम इन एक्टिविटीज को, जिसको हम थेरेपी कहते हैं, डे टू डे एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर लें, पेरेंट्स को सिखा दें, तो उससे जो फर्क आएगा वो हमारे अकेले काम करने से कभी नहीं आ सकता। इसमें तो समाज की क्या भूमिका आप देखती हैं, क्योंकि हमारा समाज उस तरह का नहीं है कि किसी भी चीज को बहुत आसानी से स्वीकार कर ले। बिल्कुल, पहली चीज तो अब समाज में थोड़ा थोड़ा अवेयरनेस आ रही है, लेकिन डेफिनेटली हमारी अभी लॉन्ग वे टू गो है। पहले क्या होता था, इन बच्चों को मेंटल रिटार्डेशन कैटेगरी में डाल के हटा दिया जाता था और इतनी अवेयरनेस नहीं थी। अब ये है कि पेरेंट्स भी अवेयर हैं, मेरे पास बच्चे 10 महीने 15 महीने में भी आ रहे हैं, डायग्नोसिस बन रहा है, और जब हम इसका इंटरवेंशन शुरू करते हैं तो बहुत जल्दी बच्चे ये इम्प्रूव होते हैं। और सब बच्चों के इम्प्रूवमेंट का स्कोप होता है हर एज में। कितना बच्चा इम्प्रूव होगा उसके 2-3 फैक्टर्स हैं, उसमें पेरेंट्स कितना काम करते हैं, थेरेपिस्ट कितना अच्छा है, और बच्चों का अपना पोटेंशियल कितना है, ये सारे फैक्टर्स डिटरमिन करते हैं। लेकिन
जैसे मैं अगर बात करूं, जो 2 से 3 साल या 4 साल के बीच में जब बच्चे आते हैं, तो मेरा पहली चीज होती है इसको स्कूल में डाल दो। तो पेरेंट्स का सवाल आता है कौन से स्कूल में डाल दो। तो टिल 5 इयर्स सब बच्चों को नॉर्मल स्कूल में ही जाना चाहिए, बट टीचर्स का उसको एक्सेप्ट करना, उनको उनके संग कैसे व्यवहार करना है, कैसे उनको डिसिप्लिन करना है, कैसे उनको हैंडल करना है, वो समझना, प्लस अदर पेरेंट्स को इसको एक्सेप्ट करना कि उनके बच्चे में इस तरह का बच्चा पढ़ रहा है। अगर ये सारी चीजें और अवेयरनेस बढ़ के इन सबका कोऑपरेशन मिलेगा तो हमारी सोसाइटी एक मच बेटर सोसाइटी होगी। क्योंकि ये बच्चे जब और बच्चों के संग पढ़ते हैं, उनको सोशल इंटरेक्शन की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो उनका इम्प्रूवमेंट डबल हो जाता है। दूसरी चीज, मैंने ना एक छोटी सी स्टडी करी थी अबाउट इंक्लूजन इन प्री स्कूल्स ऑफ देहरादून। तो मैंने एक क्वेश्चनर किया था, नॉलेज, एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस अमॉन्ग प्री स्कूल टीचर्स टुवर्ड्स चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो बहुत उसमें जो डेटा निकल के आया था, बहुत सारी टीचर्स का एटीट्यूड तो था, बट उनकी नॉलेज इतनी नहीं थी, एप्रीहेंशन था कि हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो एक अगर हम समाज में एक्सेप्टेंस ला दें कि हाँ हमें इन बच्चों को सोसाइटी में इंटीग्रेट करना है, तो डेफिनेटली हम और अपने आप ढूंढेंगे प्रक्रिया कि कैसे हम इसको बेटर कर सकते हैं। टीचर्स, स्कूल्स खुद से आगे आएंगे कि हम अपनी टीचर्स को कैसे ट्रेन कर सकते हैं। प्लस जैसे सीबीएसई ने स्पेशल एजुकेटर का मैंडेट रखा है कि हर स्कूल में एक स्पेशल एजुकेटर होना चाहिए जो कि ट्रेंड होता है इन बच्चों में, तो उसकी हेल्प ले सकते हैं। तो सारे स्कूल्स और हम सब सोसाइटी एज मिलके ही इस पे काम करेंगे, तभी जाके आगे हम बेटर सोसाइटी डेवलप कर पाएंगे। जी, आपने बहुत अच्छी बात की कि इसमें समाज के हर वर्ग की भूमिका है, खास तौर से माँ बाप के अलावा जो शिक्षक हैं और हमारे जो संस्थान हैं, शिक्षण संस्थान, उनमें अगर शिक्षकों को इस तरह की ट्रेनिंग दी जाए और एक समझ बने इस ऑटिज्म के बारे में, तो शायद हम एक अच्छे समाज के निर्माण में आगे बढ़ सकते हैं। डॉक्टर श्रुति कुमार, आज आप इस कार्यक्रम में आई और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपका आकाशवाणी स्टूडियोज आने पर बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।